उसमें उनको सख्त ऑर्डर दिए हैं, जो मैं जब जाऊंगा तो भी वो चेक हाथ से देकर देना है। उस देने में आपने काम किया, आपने फोटो खिंचवाई है, आपने काम किया है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके कारण कंक्रीट व्यवस्था हो, वो बेनीपुर का विकास नहीं हुआ। तो हम सेवा कर सकते हैं, तो जो मेरे से कोई भी बन पाता है उसका तो मैं कर पा रहा हूँ। मेरा संतुष्टि करना, मेरा ऐसा नहीं लगता है कि मेरे पास उतनी पावर है मैं सबको संतुष्ट कर पाऊँ, लेकिन मेरे से जो बन पाता है मैं करता हूँ। रही बात अब मुझे अच्छा चीज दिया गया है उसको सदुपयोग नहीं हो रहा है और आप करने के लिए असक्षम है। रही बात विकास की रोड नाला गटर ये सब सुविधा सरकार की, हर सरकार दे रही है और सरकार जो भी कोई सरकार होगा वो देगी। सुविधा होता है स्वास्थ्य शिक्षा की। आज शिक्षा की बात कर लेंगे। शिक्षा की बात, बेनीपुर विधानसभा में इतने कर्मठ लोग सब हैं, लेकिन IIT महिला कॉलेज आज तक सरकारी नहीं हो पाई। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, हर राजनीतिक अपडेट आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमने कल एक विश्लेषण चलाया था जिसमें कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। हम बेनीपुर विधानसभा में हैं। देखिए, बेनीपुर विधानसभा का अगर भौगोलिक स्थिति समझिए, यहाँ अगर जातिगत समीकरण भी समझिए, तो ये भी बहुत समझ लेना आप लोग के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये सीट उसको मिलेगी जिसका अपना प्रभाव और पकड़ क्षेत्र में होगा। अगर आप कहें तो 2008 के बाद से जो बेनीपुर विधानसभा है उसका समीकरण धीरे धीरे बदला है। और हमारे साथ हैं कमल सेठ जी, जिन्हें आप जानते हैं, और ये बेनीपुर विधानसभा में एक मुद्दा उठा है, वो है स्थानीय और बाहरी। इस मुद्दे पर लेकर के बेनीपुर विधानसभा में आजकल चर्चा में है। आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है, और बिहार मिथिला न्यूज की जितने भी तमाम दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, प्रणाम। अच्छा कमल जी, एक चीज समझ में आया, आप एक व्यवसायी हैं, फिर राजनीतिक भी पकड़ आपकी है। आपका बेस वोट बैंक कैसे बना, कैसे आप जनता के बीच पॉपुलर हुए, मतलब व्यवसाय करते हुए? देखिए, हम कोई राजनीतिक में यहाँ नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं महाराष्ट्र में जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मैं राजनीति करता था, लेकिन यहाँ नहीं करते। लेकिन 2014 में एक ये मैंने सोचा, जो जब कोई भी अपना घर द्वार अपनी व्यवस्था कायम कर लेता है तो अपने जो अगर अच्छा आदमी होगा तो बाहर के लिए भी सोचता है, अपने गांव अपने समाज के लिए भी सोचता है। उस सोच में हम आए थे और 2015 में जो चुनाव हुआ था उसमें हमने ये एक नारा दिया था, जो भाई बेनीपुर का बेटा क्यों नहीं चुना, बेनीपुर की बेटा को टिकट क्यों नहीं मिलता है, जबकि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में बेनीपुर एक मिडिल है और मिडिल तय करता था हर लोकसभा में बेनीपुर दिशा किधर है उसके ऊपर तय होता है वोटर। तो आखिर बेनीपुर में इतने सजग और इतने कर्मठ लोग सब हैं, चाहे जिस भी पार्टी का हो, उनको आखिर टिकट क्यों नहीं दिया जाता। हमने एक बार मुद्दा में बोला 15 में, जो अगर लोकल लोगों को किसी भी पार्टी ने टिकट देगा तो मैं उसको मदद करूंगा, ना कि चुनाव लड़ूंगा, मदद करूंगा। लेकिन बेनीपुर 2015 में बेनीपुर विधानसभा से लोकल उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। फिर हम चुनाव लड़ गए निर्दलीय, और निर्दलीय लड़े तो मेरे 10,102 जो भी समथिंग वोट है मुझे मिला। तो मैंने उस बात को लिया, जो भाई 10,000 लोग ने दिया, लेकिन वो तो वोटर दिए हमको, तो देने के बाद जो वोटर दिए वो तो अपने हैं, लेकिन जो नहीं दिए 3 लाख लोग, उसके पीछे में मैंने लगा, जो भाई कैसे मैं उन तक पहुंचूं। तो मैं सक्रिय होने लगा। 2020 में चुनाव था, मैंने आरजेडी के साथ मुझे काम करना था। आरजेडी के साथ क्यों काम करना था? आरजेडी के साथ इसलिए करना था, जो मैं बेनीपुर के इतिहास में देख रहा था, तो बेनीपुर जब भी चुनाव लड़वाया है तो उसमें उस समय में सिर्फ राजद ही ऐसी पार्टी है जिन्होंने स्थानीय को तरजीह दी। तो मैंने सोच लिया भाई बाकी तो सब बाहर को देते हैं, तो राजद में सीट बेनीपुर को देता है, इसलिए ये पार्टी हमारी बेनीपुर के हित के लिए है। तो हमने 2020 में प्रयास किया, मुझे मिलने की भी बात थी, मुझे एक दूसरे जगह से राजद ने टिकट देने की भी बात कही, लेकिन हम उस समय में इनकार किए थे, क्योंकि मैं पार्टी में था नहीं, मुझे बेनीपुर से लड़ना था। अब रही बात लोकल और बाहर की, तो 2025 की चुनाव है। अभी मैं पार्टी में बंधा हुआ हूँ, और पार्टी माने के बाद में जब आप किसी की घर के अंदर आ जाते हैं तो जाने और कहाँ भेजना है वो घर वालों की काम है। तो अभी मैं राजद से बिलोंग करता हूँ, तो राजद ने मुझे जहाँ भेजेगी वहाँ पे मेरा काम है खड़ा रहना।
रही बात टिकट का दावेदारी का, तो मैं ये आपको दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना नेता से मांग करूंगा जो मुझे मिले। 17,500 वोट लगभग आए थे आपको पिछली विधानसभा में, और ये बहुत मायने रखता है। किसी को हरा सकता है, किसी को जिता सकता है। आप लोजपा से लड़े थे, क्या लगता है कि अब आरजेडी से लड़ने पर ये 17,000 प्लस आप में आएगा, ये एनडीए में ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं, देखिए अभी आप 17,500 की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी बात थी जो जिस पार्टी से मैं लड़ा था उसका जो वोट मुझे मिलना चाहिए था उतना वोट मुझे नहीं मिला। बूथ वाइज आप चेक कर सकते हैं, मैं कोई आपकी मीडिया में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑफ रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन 12-13 हजार वोट जो मेरे हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, आज 700-800 लोग मेरे पास में 20-25 साल से मिथिला बिहार का बेनीपुर क्षेत्र के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ काम धंधे में लगे हुए हैं। उनकी पारिवारिक वोट मेरे पास है। और उसके बाद भी मैं नवादा से बिलोंग करता हूं, अगल बगल की गांव है, मुझे लोगों ने सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी सपोर्ट के क्या है, मेरे स्वभाव को देख के। मैं उजुल फुजुल की बातें में नहीं रहता हूं, मैं अपनी काम से मतलब रखता हूं। मेरा सब कुछ होने के बाद अब मैं जनता के लिए कुछ करूंगा तो राजनीतिक में आकर के ही कर पाऊंगा, क्योंकि उतना मुझे भगवान ने नहीं दिया है जो मैं बेनीपुर क्षेत्र में बगैर चुनाव लड़े, बगैर एमपी एमएलए बने हुए मैं कुछ कर पाऊंगा, उतना भगवान ने मुझे नहीं दिया है। आपका सामाजिक एक प्रतिष्ठा है, जहाँ भी बेनीपुर में पूछा जाता है तो लगता है कि आपका जो सामाजिक योगदान है वो किन किन क्षेत्रों में है, ताकि वो वोट बैंक और भी सुनिश्चित हो सके? मतलब आपका बात हम सब, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर सामाजिक क्षेत्र में और आपका योगदान क्या है जिससे लोग विश्वास करते हैं कि हाँ कमल शेख जी के पास जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, या किसी क्षेत्र में समस्या है, सड़क हो, रोड हो, नाला हो, तो अधिकारियों को फोन करके बुलाना, जल नल की योजना है, तो क्योंकि जो विपक्ष में रहता है उसकी भूमिका उतना ही होती है, क्योंकि 54,000 वोट तो आए थे मिथिलेश चौधरी को, वो वोट तो आपको मिल सकता है अगर आप यहाँ से होंगे। तो उन लोगों के लिए आपने क्या? सबसे पहली बात बता रहा हूँ, जिनको 54,000 वोट हमारी गठबंधन, हम जिनको क्यों बोलेंगे, हमारी गठबंधन को 54,000 वोट आए। 54,000 वोट वाला भी अगर चाहेंगे ना बेनीपुर में, कि मैं तो बोलता हूँ बिहार की बात करेंगे, लेकिन बेनीपुर में किसी प्रशासनिक बल से वो अपना काम करवा लेंगे, ऐसी प्रशासन नहीं है। क्योंकि प्रशासन एनडीए के साथ, उसमें भी बीजेपी का भी नहीं सुनता है, तो हम विपक्षी को कौन सुनेगा। सबसे ज्यादा पैक है जदयू के साथ में उनकी चल रही है, और जो भी खेल बेल करते हैं उन्हीं से होता है, दूसरा किसी भी पार्टी का तरजीह नहीं दिया जाता है। अब रही बात हम सेवा कर सकते हैं, तो जो मेरे से कोई भी बन पाता है उसका तो मैं कर पा रहा हूँ। मेरा संतुष्टि करना, मेरा ऐसा नहीं लगता है जो मेरे पास उतनी पावर है मैं सबको संतुष्ट कर पाऊँ, लेकिन मेरे से जो बन पाता है मैं करता हूँ। रही बात अब मुद्दे की, मैं इतना ही तत्परता पे देखता हूँ, जो 2020 में जब बाढ़ आया था तो सब लोग ने अपने अपने कुछ अल्पोहार लेकर के बांटना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने एक जगह गया तो वहां पे देखा जो कुछ चूड़ा गुड़ ये सब बांटने का काम शुरू था, हम लोग भी बोरी बांध करके ले गए थे। लेकिन वहां पे देखा मैं कुछ पशु जो थे वो न बैठते तो डूब जाते और खड़े ही थे और छरपटा रहे थे। तो मैंने उस आदमी को छोड़ करके मैं अपने गांव आया और 5 गो मैं मजदूर को किया और ऊंचे जगह जाके घास कटाने का काम शुरू किया, और घास काट करके मैं जो जानवर फंसे थे उनको खिलाने का काम किया। मेरा सोच आप इसी में समझ सकते हैं कि मेरा सोच कितना है। मैं पशु को जिंदा रखने की बात कही। उसके बाद में कोरोना आ गया। कोरोना में क्या मैंने किया वो क्षेत्र की बात बोलेंगे, इतना लंबा बोल की जरूरत नहीं है। अब रही बात 6 महीना पहले यहाँ पे पानी का एकदम संकट आया। अगर दरभंगा जिला में कहीं आएगा तो बेनीपुर सबसे ज्यादा संकटमय था। उस संकट की घड़ी में हमने अपनी जो मैंने निजी यहाँ पे मेरा भट्ठा चलता है वहाँ पे मेरे पास ट्रैक्टर सब था, मैंने टोटल को बंद किया और बंद करने के बाद उसमें टंकी लगवा करके 2 टैंकर लेकर के 2 टाकी बिठा के 4 गाड़ी हमने देना शुरू कर दिया। उसमें एक बैनर जल ही जीवन है और ऐसा करके राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी का फोटो दिया और हमने घुमाया। फिर बाद में 1-2 दिन हमने मीडिया से भी रूबरू किया, यहाँ बांट रहे वहाँ बांट रहे। फिर मेरा एक निर्णय हुआ जो जल बांट भी रहे हैं और इसमें प्रचार करना अच्छी बात नहीं है, तो हमने कम से कम 1.5 महीनों तक लगातार डे नाइट
हमने लोगों की, गरीब लोगों की, जहां पे जनता ये पानी नहीं पहुंच पाएगा, जल नल योजना नहीं पहुंचा, पाइप टूटी पड़ी है। ये अगर जल नल की बात करेंगे तो जल नल योजना बहुत ही अच्छा योजना है जो ये महामारी में दिखाई दिया, लेकिन धरातल पे वो काम नहीं हो पाया। अब मुखिया जी के पास भी वो सब नहीं रह गया है, वो विभाग बदल दिया गया है, तो कोई मुखिया और किसका दोष नहीं देंगे। लेकिन कुल मिलाकर के कहीं पाइप टूटा है तो कहीं पानी नहीं, कहीं ये संकट रहा जल का। तो जल में हम बगैर फोटो खिंचाए हुए, जनता बताएगा, बेनीपुर विधानसभा के लोग बताएंगे, तो मैं बढ़ चढ़ करके पानी बांटने का काम किया और पानी लोगों तक जितना संभव हो सका वहां तक पहुंचाया। अच्छा कमल जी, क्या और है, जब आप लोजपा से राजद में आए तो उस समय लगा होगा कि अब स्कोप नहीं है लोजपा में, क्योंकि ये सीट जदयू के खाते में है। जदयू लोजपा का पहले से 36 का आंकड़ा चल रहा था, अभी भी सीट। तो आप जब लोजपा से राजद में आए तो किस बेस पर आए और क्या सोच करके आए थे कि कहाँ स्पेस है और कहाँ आपको संभावना हो सकती है? देखिए, सबसे पहले मैंने लोजपा से आया और यहाँ से आया, मैं पहले भी न्यूज में कितने लोगों को बता चुका हूँ, जो मैं कोई लोजपा या किसी भी पार्टी को, कमल सेठ ने कहीं किसी का आज तक सदस्यता नहीं लिया है। चुनाव लड़ गया, मैं किसी का सदस्य नहीं बन पाया। लेकिन जब 2022 में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने उनको मैं बहुत ज्यादा मानता हूं इस बात की, जो जुबान के पक्के हैं। उन्होंने बोला जो आप आइए मिलिए, और जब हम मिलने के लिए गए तो उन्होंने बोला पार्टी ज्वाइन करिए, आगे आने वाला समय में आप पार्टी को सींचिए, पार्टी का अच्छा काम करिए, वर्कर बनिए, जो मुझे टिकट देने में आपको आसानी होगी, जो मेरे वर्कर हैं, आप पार्टी ज्वाइन करिए। तो हमने पार्टी ज्वाइन करने से पहले उनको पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, हमारी आपका नेता मैं हूं, मैं आपका बाकी देखूंगा और उस समय में मैं फैसला लूंगा, आप चुनाव में लड़िए। अच्छा, एक और सवाल उसी से जुड़ा हुआ, अगर मान के चले ब्राह्मण क्षेत्र कहा जाता अलीनगर को, अगर विशेष परिस्थिति में अगर आपको अलीनगर शिफ्ट किया जाता है तो आपको क्या लगेगा? आपको सबसे पहली बात तो आपको ये एक थोड़ा सा पिछला बात को रह गया, इसी साथ में रिपीट कर देता हूँ। जो मैंने जब तेजस्वी जी मुझे बेनीपुर में सदस्यता दिलाने आए थे तो मैंने 10, 20, 25 हजार लोगों के बीच में उस स्टेज से बोला था, मंच से, जो तेजस्वी जी के सामने मैं सदस्यता ले रहा हूँ, ये फर्स्ट सदस्यता इज लास्ट सदस्यता, यानी मैं आरजेडी का सिपाही हूं और सदस्य मुझे कोई नहीं बना पाएगा। आरजेडी मुझे बना दिया है, सदस्य मैं लाइफ में एक ही बार बनूंगा, इसलिए तेजस्वी जी के साथ में मैं प्रण में और सही सलामत रह रहा हूं। दूसरी बात आपने बोला अलीनगर की, तो मैं सबसे पहले बोल रहा हूं, जो अलीनगर ये हो कि कहीं और हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं पार्टी में गया हूं, पार्टी के नेता, शीर्ष नेतृत्व जो हमारी तय करेंगे उनके ऊपर में मुझे काम करना पड़ेगा। पहले भी मुझे कहीं और से ऑफर मिला था, जो हमने बोला था नहीं मैं बेनीपुर के लिए हूं, लेकिन मैं अभी भी उस बात के कायम हूं, बेनीपुर मेरी गृह क्षेत्र है, तो मुझे उम्मीद है जो मैं अपनी गृह में मांगू, लेकिन पार्टी ने जहां पे तय करेगी वो पार्टी का काम है। अभी मैं पार्टी के साथ बंधन में हूं, पार्टी मुझे जो आदेश करेगी वो मैं करूंगा। पार्टी अगर बोलेगी कहीं से भी सीट नहीं मिलेगी, आपने चुनाव महागठबंधन में किसी अन्य दल को सीट चला गया, तो मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा स्वागत है उस आदमी की और उस कैंडिडेट का, लेकिन मैं अपनी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हैं, वो हमारे पार्टी का नेता। एक परिस्थिति और बन सकती है कि मान लीजिए ये सीट कांग्रेस को चली जाती है और ये कहा जाता है कि आपकी पॉपुलैरिटी है, आपका रैंक है, आपका सर्वे में नाम है, तो चलिए कांग्रेस से ही आप टिकट ले लीजिए। आपस में कई जगह हो रहा है कि आपस गठबंधन में सीट का तालमेल के लिए हो सकता है, तो क्या आप कांग्रेस से भी लड़ सकते हैं? मेरी शीर्ष नेतृत्व यानी मेरी जो तेजस्वी जी और मेरा जो नेता यहाँ की ललित जी है या सिद्दीकी साहब है, ललित जी है, भोला जी है या फातिमी साहब है, जो दरभंगा के नेतृत्व करते हैं, मेन वो तो करते हैं पूरा बिहार की, लेकिन मैं दरभंगा में रहते हैं, दरभंगा की, और मेरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी अगर फैसला जो भी लेंगे वो मुझे मानना होगा। मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ, मैं अभी पार्टी में आ गया हूं, तो पार्टी में आने के बाद मैं उनकी प्रोफाइल पे कहेंगे। यस। अंतिम सवाल, क्या बेनीपुर में विकास हुआ? बेनीपुर में जो सड़कें बनी हैं, जो अस्पताल है, अनुमंडलीय अस्पताल है, और भी, तो क्या लगता है ओवरऑल अगर विश्लेषण करें तो क्या बेनीपुर का विकास हुआ है? बेनीपुर का विकास वही बोलते हैं बने। आप पहले अपनी बात को चेंज कीजिए। जो 15 साल से 2010 से लेकर 2025 हो गया, 15 साल से एनडीए का यहाँ पे विधायक हैं
और 20 साल 25 साल से लगभग सांसद एनडीए का है। बेनीपुर में विकास की बात करेंगे तो सबसे पहले बोल रहा हूँ 6 गो, अगर एक लोकसभा में 6 विधानसभा है तो 6 विधानसभा में आप देखेंगे जो बेनीपुर जो स्टेडियम है वो सबसे बेस्ट है। भले उसमें पशु या व्यवस्था नहीं है, जिसको जीर्णोद्धार करने के लिए माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब इस बार भी दिए हैं प्रस्ताव और बजट भी दे दिए हैं। बेनीपुर में अगर नागार्जुन स्टेडियम बना है तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की देन है। बेनीपुर में अनुमंडल हॉस्पिटल की अगर देन है तो श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की देन है। आज सभी पार्टी वहां पर में अपनी बैठक या सभा करते हैं, कर्पूरी भवन उस श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी का देन है। जितना हरिजन दरवाजा है, अगर बेनीपुर विधानसभा में 60 हरिजन दरवाजा होगा तो 58 जगह में हरिजन दरवाजा श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का देन है। तो देन तो हमारे गठबंधन का ही है, आरजेडी से ही दिया हुआ है। तो काम नहीं है, काम जो उनको चलाना चाहिए। अनुमंडल हॉस्पिटल बना तो दिए, लेकिन वहां पे ब्लड बैंक भी है, सब कुछ है। बार बार जाकर औचक निरीक्षण करना कोई काम नहीं है। आपका इलाज कितने लोगों का घोर गरीब जाता है अनुमंडल में, बड़े लोग तो प्राइवेट में भी चले जाते हैं, गरीबों का होता है अनुमंडल। गरीब जाकर के वहां से एक भी इलाज नहीं होता है, तुरंत रेफर होता है दरभंगा, दरभंगा से पटना। तो मेरा बोलना क्या है, जो अगर बेनीपुर में इतना भव्य सुंदर तरीके से अनुमंडल हॉस्पिटल है, इतना अच्छा स्टेडियम है, इतना अच्छा चीज दिया गया है, उसको सदुपयोग नहीं हो रहा है और आप करने के लिए असक्षम है। रही बात विकास की रोड नाला गटर ये सब सुविधा सरकार की है, सरकार दे रही है और सरकार जो भी कोई सरकार होगा वो देगी। सुविधा होता है स्वास्थ्य शिक्षा की। आज शिक्षा की बात कर लेंगे। शिक्षा की बात, बेनीपुर विधानसभा में इतने कर्मठ लोग सब हैं, लेकिन अयाची महिला कॉलेज आज तक सरकारी नहीं हो पाई, बहेरा कॉलेज आज तक सरकारी नहीं हो पाई। अब बताइए, जब ये सब अगर 20-25 सालों में आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप विकास की बात करें। हाँ, विकास ये हुआ है, आपने भोज खाए हैं, आपने मुंडन और उपनयन में गए हैं, आपने फोटो खिंचा के सुर्खियां बांटी हैं। आपका जो अनुदान वाला 4 लाख रुपया होता है, तो सत्ताधारी आप हैं, तो जो सीओ साहब या एसडीओ या बीडीओ जो भी वो चेक प्रदान करेंगे, उसमें उनको सख्त ऑर्डर दिए हैं, जो मैं जब जाऊंगा तो भी वो चेक हाथ से देकर देना है। उस देने में आपने काम किया, आपने फोटो खिंचवाई है, आपने काम किया है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके कारण कंक्रीट व्यवस्था हो। वो बेनीपुर का विकास नहीं हुआ। रही बात 200 यूनिट बिजली के बदले में आप 125 यूनिट अभी देने लग गए। आप बताइए, जो कि वर्तमान के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो विधानसभा में बोले थे जो बिजली हम फ्री में नहीं दे सकते हैं, लेकिन तेजस्वी जी जब घोषणा किए जो 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे तो आपने 125 देने लगे। 125 देने लगे तो क्या हुआ, 125 बिजली देने के बाद दिन का 8 से 10 बार आप 20-20 मिनट आधा घंटा बिजली आंख में मिचौली करवा रहे हैं। ये काम हुई। दूसरी बात, हमारी पार्टी ने बोली युवा आयोग बनाएंगे, आपने पहले ठान लिया। हमने बोला माई बहन मान योजना हम 2500 देंगे, तो आपने उसको पहले से 10,000 ये लगाएंगे वो लगाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने बोला वृद्धा पेंशन हम 1500 देंगे, आपने 1100 दे दिया। तो ये सब जो है ना, तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट के जी का जो सोच है उसको आपने लाया। इसका मतलब जनता जनार्दन ये बात को भली भांति जान रही है, जो तेजस्वी जी जो बोलते हैं उसकी कॉपी पेस्ट आप कर रहे हैं। इसका मतलब ओरिजिनल को लाइए, डुप्लीकेट को हटा। क्या लगता है, जातिगत समीकरण हावी रहेगा इस बार? जिस तरह अनुसूचित जाति है इस क्षेत्र में अधिक, फिर अल्पसंख्यक है, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, तो क्या लगता है कि जाति समीकरण इस बार भी हावी रहेगा चुनाव में, या कोई मोदी मैजिक, नीतीश मैजिक काम करेगा? नहीं, इस बार कोई मैजिक नहीं काम करेगा। इस बार मैजिक यही है जो तेजस्वी जी को सब देख रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर नजर से देख रहे तो इसका मतलब वोट नहीं देंगे, खाली देखने से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर आपकी सर्वे में मुख्यमंत्री सबसे प्रबल दावेदार माननीय तेजस्वी जी है, तो इसका मतलब है वोटर देंगे तभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुख्यमंत्री के रेस में सबसे ज्यादा अभी के रेट में माननीय तेजस्वी जी को लोग देख रहे हैं। खास करके युवाओं का बहुत बड़ा साथ मिला है और युवाओं ने ठान लिया है जो कि तेजस्वी जी के साथ दूंगा और तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम बता दें हमारे साथ कमल सेठ हैं और बता दें कि देखिए बेनीपुर विधानसभा का जो अब परिश्रम समझ लीजिए, इस बार कांग्रेस से मिथिलेश चौधरी चुनाव लड़े थे, 6000 के आसपास से वो चुनाव हारे। लेकिन कीर्ति आजाद जब तक कांग्रेस में रहे तो मिथिलेश चौधरी की दावेदारी परम थी, लेकिन मदन मोहन चौधरी ने कहा कि माधव झा रहेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, कमल सेठ का अपना प्रभुत्व इस क्षेत्र में है, जो कि विनय चौधरी से
सीधा टक्कर देने में सक्षम भी है। अगर जातीय विश्लेषण भी करेंगे उससे भी कमल सेठ ऊपर जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर कमल सेठ को टिकट नहीं मिलता है तो 10 से 12 हजार वोट अगर साइलेंट हो गए तो एक बार महागठबंधन को विनय चौधरी से फिर हार का सामना करना पड़ सकता है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि हम जनता के बीच जाकर भी ओपिनियन लेने का प्रयास करेंगे कि बेनीपुर विधानसभा में महागठबंधन से कौन से उम्मीदवार सफल हो सकते हैं, क्योंकि जदयू से विनय चौधरी लगभग फाइनल हो चुके हैं। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।